वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेट फंड के बारे में। तो जैसा कि आपने खबरों में सुना होगा कि अब जो है सरकार ने नया कानून बना दिया है और उसके तहत जो है डेट फंड को अब इंडेक्सेशन का फ़ायदा जो है नहीं मिलेगा। साथ में लॉन्ग टर्म रखने का भी जो है कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चाहे आपका कोई भी होल्डिंग पीरियड हो, उसको शॉर्ट टर्म ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो है नया नियम है और इस नियम के हिसाब से काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो अब हमारी डेट में इन्वेस्टमेंट करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट ना हो उसके बाद हम जो है क्या स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि डेट फंड जो है बैंक एफडी से कैसे बेहतर होता है, क्या उसमें स्पेशल होता है। तो पहली अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई टीडीएस नहीं कटता। तो आप अगर बैंक में एफडी कराते हैं तो आपका जब इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ईयरली, तो उसमें से एक टीडीएस काट लिया जाता है 20%, और फिर आपको जो है वो क्रेडिट किया जाता है। तो क्या होता है कि भले ही आपने 5 साल की एफडी की हो, उसमें हर साल जो है टीडीएस कट रहा होता है, कुछ पार्ट जो है निकल रहा होता है। तो हो क्या रहा होता है कि कंपाउंडिंग जो है आपकी अच्छी नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है डेट फंड के साथ नहीं होती है। जब आप रिडीम करेंगे तभी जो कुछ कटना है तभी कटेगा, उससे पहले कुछ नहीं कटता। तो आप अगर 5 साल 10 साल डेट फंड रखते हैं तो कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा, और जो नहीं कट रहा है वो भी कंपाउंड होता है, आपके लिए रिटर्न बढ़ाता है। तो ये फ़ायदे आपको मिलता है डेट फंड में जो बैंक एफडी में नहीं मिलता। दूसरा फ़ायदा मिलता है डेट फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन का। आप बैंक में एफडी कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बैंक में, दो बैंक में, तीन बैंक में कराएंगे। पर आप अगर डेट फंड लेते हैं तो आपका पैसा जो है 15-20 या उससे भी ऊपर जगह जो है वो स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपके रिटर्न्स जो है कुछ जगह हाई हो सकते हैं, कुछ जगह लो हैं, तो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। और जैसे कई बार हमने देखा है कि बैंक भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो कई बार जो है बैंक से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते, वो समस्या आती है। यस बैंक के साथ आई, पीएमसी बैंक हुए, और कई सारे बैंकों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे होने की चांस जो है थोड़े से कम रहेंगे। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी का आप डेट फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करेगा। और रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न आपके स्लाइटली हाई होते हैं बैंक एफडी के मुकाबले। और इंडेक्सेशन बेनिफिट जो आपको मिल जाता है उससे रिटर्न जो है 1 से 2% हाई हो जाते हैं। और आप अगर बहुत लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 साल वगैरह, तो जो डिफरेंस हो जाता है बैंक एफडी और डेट फंड का वो काफ़ी हाई हो जाता है, 20 से 30% का हो जाता है। तो आप यहाँ से 20 से 30% रिटर्न बैंक एफडी से ज़्यादा बनाते हैं। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है उसको शॉर्ट में एक बार समझ लें। तो जैसे महंगाई बढ़ती है, तो यहाँ पे जितनी प्रपोर्शन में महंगाई बढ़ी है उस प्रपोर्शन में आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ा दिया जाता है, और कॉस्ट बढ़ने के कारण जो है आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। यानी उतना महंगाई के प्रपोर्शन का बेनिफिट जो है आप टैक्स में ले सकते हैं। तो ये होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो अगर बैंक में आप एफडी करा रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो तो दे ही रहे हैं, और उस दौरान महंगाई भी कुछ बढ़ रही होती, तो वो महंगाई का एडजस्टमेंट कुछ जो है नहीं होता है बैंक एफडी में। पर ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा कहाँ पे हो जाता है, डेट फंड में, इंडेक्सेशन के साथ। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो फ़ायदा है इंडेक्सेशन वाला, ये अब ख़त्म हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो ये फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 4 फ़ायदे हमने बात किए हैं डेट फंड के, उन 4 में से 3 तो बरकरार रहेंगे, एक कम हो जाएगा इंडेक्सेशन बेनिफिट का। तो अभी अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको डेट फंड से 1 से 2% ज़्यादा मिलता है एफडी के मुकाबले, डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी का डेट फंड ले रहे हैं। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट हट जाने के बाद जो ये फ़ायदा रह जाएगा वो रह जाएगा 1/4 से ½ % तक। तो डेफिनेटली जो फ़ायदा हमें मिल रहा है उस फ़ायदे में कमी आ जाएगी। ये नए नियम के बाद ऐसा होगा। अब दूसरी चीज़ देखने की ये है कि अगर हमको ये फ़ायदा लेना ही है तो आप ले सकते हैं, अगर आप 1 अप्रैल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एक और बात समझने की है, जो डेफिनेशन नई वाली आई है, इंडेक्सेशन बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे एलिजिबिलिटी होगी, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब सरकार ने क्या कर दिया है कि एलटीसीजी या इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट उधर ही मिलेगा जहाँ पर मिनिमम 35% एलोकेशन
लिस्टेड डोमेस्टिक इक्विटी पर होगा। ध्यान दीजिए, लिस्टेड डोमेस्टिक इक्विटी में जहां होगा कम से कम 35% इन्वेस्टमेंट, वहीं जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, वहीं जो है एलटीसीजी वाली एलिजिबिलिटी होगी। तो यानी कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप का डेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ना इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना है ना आपको एलटीसीजी मिलना है। आप अगर किसी फंड ऑफ फंड में कर रहे हैं, आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन की इक्विटीज़ में, तो भी फ़ायदा नहीं मिलना, क्योंकि डोमेस्टिक इक्विटी में होना चाहिए, यानी इंडिया की अंदर की इक्विटी में होना चाहिए 35%। अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेस्डेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। हर चीज़ जो है आपके लिए डेट की तरह ही टैक्स की जाएगी, हर चीज़ जो है आपके लिए शॉर्ट टर्म की ही हो जाएगी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि 35% जहाँ इक्विटी नहीं है, वो सारी चीज़ जो है अब शॉर्ट टर्म वाली हो चुकी है, इंडेक्सेशन का फ़ायदा वहाँ नहीं मिलना है। ये चीज़ जो है ध्यान रखने की बात है। तो ये इसके इस डेफिनेशन के कारण क्या हो रहा है, गोल्ड हो, फंड ऑफ फंड हो, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो, वो सारा जो है अब आपका हाई टैक्स वाली जोन में चला जाता है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो पहली स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी कि उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? 31 मार्च 2023 के पहले जितना भी आपको करना है डेट का इन्वेस्टमेंट, वो कर लीजिए। तो एक काम तो हमें ये करना है। दूसरा करना है कि करना कहाँ पे है? तो आपको करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड में, जहाँ पे आप इंडेक्सेशन का फ़ायदा मैक्सिमम उठा सकते हैं। तो अगर आप लिक्विड फंड या लो ड्यूरेशन या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वगैरह में करते हैं तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस समय इंटरेस्ट रेट भी हाई चल रहे हैं, तो हम उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे, तभी उठा पाएंगे जब हम मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट फंड में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ना सिर्फ आपको 31 मार्च के पहले इन्वेस्टमेंट करना है, बल्कि सही कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, इसका भी ध्यान रखना है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 साल से ऊपर कम से कम रखना है। 3 साल से ऊपर रखते हैं तभी आप इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा के लिए रखें। तो देखिए, ये वो फ़ायदा है जो आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल भी रखते हैं तो भी उठा सकते हैं। और ये फ़ायदा उठाने के लिए आज आपके पास 4-5 दिन ही है। तो आप अगर जितना ज़्यादा लंबा समय के लिए रखेंगे इंडेक्सेशन बेनिफिट, तो आपका उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर हम 5 साल प्लस या 10 साल प्लस के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो करें, उसको सेलेक्ट करें, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब अगर मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ तो 10 साल के दौरान इंटरेस्ट रेट की साइकिल चेंज होगी, तो रिटर्न आपके जितने हाई अभी हैं शायद तब ना हो, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका बरकरार रहेगा। तो क्या कीजिए, 31 मार्च के पहले कीजिए और मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड में ही कीजिए, और 3 साल प्लस जो है होल्ड कीजिए। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा। एक और बात ध्यान रखनी है कि डेट फंड में इन्वेस्टमेंट 31 मार्च के बाद मत करिए। 31 मार्च के बाद आप करेंगे तो ये फ़ायदे नहीं मिलने हैं, इसलिए जो है ये काम पहले ही कर लीजिए। उसके बाद आप करेंगे तो आपके टैक्स वैक्स सब हाई होंगे, तो बाद में जो करना है वो अभी कर लो, काल करे सो आज करे। और दूसरी बात, डेट फंड में आप अपनी एसआईपी अगर आपकी चल रही है तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि एसआईपी आपकी चलेगी और वो नेक्स्ट ईयर के में ही जो है इन्वेस्टेड होता रहेगा। तो एक तो एसआईपी का आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल बेनिफिट डेट में वैसे भी नहीं मिलता है, तो वहाँ करनी भी नहीं चाहिए। और अगर आपकी कर रखी है तो इसको आप बंद कर लीजिए। अगली चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप नया इन्वेस्टमेंट डेट में अगर करें तो वो नए फोलियो में ही करें। 31 मार्च 2023 के बाद अगर आप कोई भी डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए वो नए फोलियो में ही करें। नए फोलियो में इसलिए करें ताकि आपको ध्यान रहे कि जो पुराना वाला मैंने जो किया है, जिस पे मुझे बेनिफिट मिलना है, उसको मैं ना छेड़ूं। तो अगर आपने उसी में जो है और पैसा डाल दिया उसी फोलियो में, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपने उससे जो है ज़्यादा निकाल लिया तो समस्या हो जाएगी, आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट का जो है आप लाभ जो है नहीं ले पाएंगे। और यहाँ पे फीफो मेथड चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, तो आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो मेक श्योर कि आपका जो भी 1 अप्रैल 2023 से डेट में इन्वेस्टमेंट अगर हो
तो वो नए फोलियो के अंदर ही हो, पुराने वाले में एग्जिस्टिंग एडिशन बिल्कुल मत करिएगा। और नया डेट इन्वेस्टमेंट करना है तो रुक जाइए, 1 साल के बाद आप, मतलब एक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो आपको करना है उसमें रुक जाइए। क्यों रुकना है? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है नए प्रोडक्ट निकालेंगी, ये पक्की बात है। तो आपने हमने जैसा डिस्कस किया कि 35% कम से कम जहां इक्विटी में है, इंडेक्सेशन बेनिफिट वहीं मिलेगा। तो अभी जो डेट फंड, प्योर डेट फंड है, वहाँ 35% वाली ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, अगले साल से मेरा मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या होगा, कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगी जहाँ पे 35% जो है इक्विटी हो, 65% डेट हो। ऐसे वाले फंड जो है म्यूचुअल फंड कंपनियां निकालेंगी ही, ये पक्की बात है। तो आप नेक्स्ट ईयर में अगर कुछ करना भी है तो इंतज़ार कीजिए ऐसे प्रोडक्ट का आने का, और वो प्रोडक्ट आए तब करिएगा, अदरवाइज जो है ना करिए। तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जो करना है 31 मार्च 2023 के पहले कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सालों को होल्ड कीजिए। आप पूरा का पूरा इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है उठा सकते हैं, हाईएस्ट रिटर्न जो है बना सकते हैं मिनिमम वॉलेटिलिटी के साथ। तो ये रही आज की बात। और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कैटेगरी में करना चाहिए, वो आप इस चार्ट से समझ लीजिए कि जहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो, जहाँ ज़्यादा लंबे समय तक का इन्वेस्टमेंट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट इधर होता है। तो इन वाली कैटेगरीज पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कैटेगरी के फंड जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट देंगे, इधर आपको करना है। और यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। तो ये रही मेरी आज की बात, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।